हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो चौधरी बना बैठा है। कौन सा मुल्क? पाकिस्तान। जी जी, पाकिस्तान जो है आज चौधरी बना हुआ है। किसने उसको चौधरी बनाया? हमने बनाया। वो चौधरी बना नहीं है, वो उसमें खुद भी कुछ काबिलियत थी कि वो नेटवर्क कर सका, कुछ उसमें खासियत थी जो लोगों ने देखी। मगर ये आप जो बता रहे हो मुझे भारतीय नागरिक होने के लिए उसको स्वीकार करना बड़ा मुश्किल जा रहा है। आज अगर आपको चीन के साथ जो बॉर्डर इशू पे नरमी लानी है, उसका तरीका पाकिस्तान के थ्रू है। जो मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी है वो ठीक नहीं है। हमने नतीजा निकाला कि हम वो जीते, ये हमने कहा। अमेरिका की यूएस कांग्रेस रिपोर्ट है नवंबर 2025 की, आप देख लीजिए कि उस 4 दिन की लड़ाई के अंदर पाकिस्तान मिलिट्री ने इंडियन मिलिट्री से बेहतर काम किया। जब अमेरिका कोई चीज़ लिखता है तो वो दुनिया ध्यान से देखती है, हम देखते हैं जो हमारी सरकार बताती है। अब पाकिस्तान की ज़्यादा से ज़्यादा वो हो गई। अब ये जो है ये ना तो कोई स्ट्रैटेजिस्ट है ट्रम्प, ना ये दूर की सोच पाते हैं। ऐसा मत कहिए, हमारे मोदी जी के मित्र है वो। तो भारत का दोस्त कौन है कि भारत में कोई आपदा आए तो कौन दौड़ के आएगा? कोई नहीं है। आप बता दीजिए मुझे कौन आएगा, बता दीजिए मुझे। अब क्या हुआ है, ट्रम्प ने ये बोला है कि वो जो इंडो पैसिफिक थी अब सिर्फ पैसिफिक रह गई है, हमें तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। हम उनके रहमो करम पर हैं आज। जितना ट्रम्प ने खुलेआम हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती करी है, कभी ऐसा हुआ है? आगे चल के क्या होगा ये सवाल पूछने की एक भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे हिम्मत नहीं हो रही है। 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ, पर हमने अपनी एयरफोर्स की जो कमियां थी वो दुश्मन को बता दी। आपको काफी लोग क्रिटिसाइज करते हैं जी, बहुत सारे खरी खुटी भी सुनाते हैं। जी जी, जी। पर इतना सारा क्रिटिसिज्म आप झेलते हो, इसका क्या कारण? चीन और भारत का जो एक संघर्ष है, उस संघर्ष की कहानी क्या है? देखिए, संघर्ष की कहानी बहुत सीधी है। आज हमारे पहली बार जब से इंडिपेंडेंस हुई है, मोदी सरकार के राज में दोनों जो हमारी सरहद है, चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ, दोनों में प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब ये है, ऐसी क्या बात हो गई कि ये पहली बार है कि दोनों के साथ हमारी प्रॉब्लम है। तो हमें ये इंस्टेड ऑफ पुटिंग द मिलिट्री देयर एंड लुकिंग फॉर एब्सोल्यूट सिक्योरिटी, हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ आज अगर आपको चीन के साथ जो बॉर्डर इशू पे नरमी लानी है, उसका तरीका पाकिस्तान के थ्रू है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है आपसे बात करने को तैयार है, राज़ी है। बॉर्डर को वो कहता है कि हमारा मसला है कश्मीर पाकिस्तान का, पर वो ये नहीं कहता है कि इसको फ़ौरन हल करो, वो ये नहीं कह रहा है। अगर आप उनकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी देखें जो 2022 में आई थी, जो 5 साल के लिए होती है, उसमें वो टॉप प्रायोरिटी डेवलपमेंट को दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी सरकार, मगर हम उन पे कैसे भरोसा रखें? हाँ, वही पुलवामा में करते हैं, पहलगाम में होते रहता है। देखिए, वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि देखिए ऐसा है कि हम दोनों जो मुल्क हैं, वो कहते हैं, हम कहते हैं ये आतंकवाद यहाँ करते हैं, वो कहते हैं आप आतंकवाद वहाँ करते हो। तो हम तो दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं, पर रास्ता हमें निकालना है आगे का, पीछे थोड़ा जाना है हमको। तो मैं समझता हूँ आज क्योंकि बार बार आजादी के बाद जी जी, मुंबई का 26/11 का अटैक हो या तमाम जो लड़ाइयाँ हो या भारत में अशांतता पैदा करने के बहुत सारे जो एयर्स है जो कोशिश करता है, इसके बावजूद उनके साथ डील कैसे हो सकता है? वही तो, आप मुझे अगर 1 मिनट दें मैं आपको बताता हूँ। मैं आपसे जैसे कर रहा हूँ कि जो आप बातें कर रहे हैं वो तब की है जब दुनिया अलग थी। अलग का मतलब ये होता है कि या तो दुनिया थी बाइपोलर, 2 बड़ी ताकतें थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन, और या यूनिपोलर थी, अमेरिका सबसे बड़ी ताकत थी। आज जो है दुनिया में 3 बड़ी ताकतें हैं। हाँ कहो या ना कहो, 3 ताकतें हैं। हाँ है ना, 3 ताकतें। अमेरिका है, तो अभी क्या है कि जो चाइना का इतना ज़्यादा राइज हुआ है, उसके कारण जो पूरी जियोपॉलिटिक्स है दुनिया की, जियोपॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है कि पावर और वेल्थ, ट्रेड, कनेक्टिविटी, जो सब कुछ होता था अमेरिका और यूरोप में, आज वो हमारे एरिया में आ गया है। एक नई पॉलिटिक्स बन रही है, इसको हम बोलते हैं कि सेंचुरी का सबसे बड़ा चेंज हो रहा है। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया है कलेक्टिव सिक्योरिटी का।
उस कलेक्टिव सिक्योरिटी, अब देखिए हमारे मुल्क में लोगों को पता ही नहीं है कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है। अब डिप्लोमेसी की जगह जियोपॉलिटिक्स ये शब्द बड़ा ये हो चुका आपने बहुत अच्छी एक बात कही, इसमें मैं बोलना चाहता हूँ। फॉरेन पॉलिसी में अब तक क्या होता था कि हम लोग जो थे, जैसे मैंने कहा, सब कुछ दुनिया का हमसे दूर होता था। यूरोप में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, जिसको हम ट्रांस अटलांटिक बोलते थे। हम लोग फ्रिंजेस पर थे, कोने में थे। आज हम बिल्कुल सामने आ गए हैं। तो आज रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी ये है कि जियोपॉलिटिकल चेंजेस आप उसको फॉरेन पॉलिसी में लाइए, और तब आप देखेंगे कि जो मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी है वो ठीक नहीं है। कहने का मतलब ये है, फॉरेन पॉलिसी का एक ही मतलब होता है, और वो ये मतलब होता है आप दूसरे देशों के रिश्तों के थ्रू अपने जो देश के लोग हैं उनकी आप जो ज़िंदगी है उसको बेहतर करिए। Improve the life of your own people. That is the fundamental aim of the foreign policy, and today the geopolitics is not being included as part of the foreign policy. So all the diplomats जो बात करते हैं हमारे, वो बात करते हैं 2005 में ये हुआ, 2008 में मुंबई हुआ। अरे बाबा, दुनिया 2013 में बदल गई। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विदेश नीति की। तो विदेश नीति पे मेरे हिसाब से हम बहुत कुछ इसको बेहतर कर सकते हैं। हम इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आइडियोलॉजिकली सरकार पाकिस्तान के साथ बात नहीं करना चाहती। ये मेरा असेसमेंट है, ये मेरी सोच है। अगर हम वो करेंगे, पाकिस्तान आज बात करने को तैयार है और म्यूचुअल ट्रस्ट बनने में वक्त लगता है, पर ये कहना कि हम बात ही नहीं करेंगे तो उससे तो कुछ होगा नहीं। तो अभी ये जो ईरान और अमेरिका की जो वॉर चल रही है, इसका क्या असर भारत पे होगा, और ये लड़ाई की राजनीति क्या है? क्योंकि असर तो होगा ही होगा, असर तो हो ही रहा है। तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई का कारण क्या है और हल क्या है? देखिए, ये एक बहुत अहम, बहुत दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट लड़ाई हो रही है। और दुनिया के लिए? जी हाँ। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? पहली बात तो आप हमें ये समझ लेना है, ईरान ये लड़ाई जीत चुका है। ईरान ये लड़ाई नहीं हारेगा, क्योंकि लड़ाई का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम बोलते हैं कि जो खास बिंदु है वो स्ट्रेट ऑफ हर्मोज है, और वो ईरान के कब्जे में है और रहेगा। तो इसकी अहमियत ये है, इम्पोर्टेंस ये है कि जिस दिन अमेरिका तय करेगा कि उसको छोड़ना है वेस्ट एशिया, जो छोड़ना है, जिस दिन तय करेगा, तो क्या होगा कि क्रेडिबिलिटी अमेरिका की ख़त्म हो जाएगी, पेट्रो डॉलर्स ख़त्म हो जाएंगे। तो आज क्या है कि अगर ये यहाँ से चला जाता है, अमेरिका वेस्ट एशिया को छोड़ के जाएगा, जो जाना पड़ेगा उसको, तो जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं, जीसीसी कंट्रीज़ हैं, जैसे सऊदी हुआ, कतर हुआ, कुवैत हुआ, बहरीन हुआ, ओमान हुआ, ये सब जो है, यूएई हुआ, ये एक स्टेज पे आके सोचेंगी कि अब हम जो है डॉलर में क्यों करें, हम लोकल करेंसी में करते हैं काम। तो अगर लोग डॉलर में नहीं करेंगे तो जिसका जो डेट बढ़ा हुआ है, तो पूरी उनकी इकॉनमी डिस्टेबलाइज कर जाएगी और अमेरिका का जो एम्पायर है वो गिर जाएगा। इसकी ये इतनी बड़ी अहमियत है दुनिया में। तो हम तो ईरान से जब क्रूड ऑयल ले रहे थे तो रुपए में ले रहे थे। हाँ, कब? तो ये लड़ाई शुरू होने से पहले। देखिए, वो बात है ब्रिक्स की। हाँ। ब्रिक्स के अब दरमियान क्या बात चल रही है कि जितने भी ब्रिक्स मेंबर हैं, हाँ, वो लोकल करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, पर हम ज़्यादा नहीं कर रहे थे। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने क्लियरली कह दिया था कि डॉलर में ही ट्रेड रहेगा, क्योंकि अमेरिका का प्रेशर था। रुपए का खुल जाता था, हमारे लिए सहूलियत थी। हाँ, तब सहूलियत थी, पर अब हमने ये तय कर लिया है, हमारी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के साथ जुड़ी हुई है। अब ये चित्र में हाँ, हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो चौधरी बना बैठा है। कौन सा मुल्क? पाकिस्तान। जी जी। और हम इस सारी शांति वार्ता में जो हमारी बड़ी लिगेसी थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया, मगर वो हमारी लिगेसी आज भी कायम है, या हम इन सारी चर्चाओं से कहीं बाहर हैं? हम बिल्कुल बाहर हैं। और जो आप बोल रहे हैं पाकिस्तान जो है आज चौधरी बना हुआ है, किसने उसको चौधरी बनाया? हमने बनाया। जब 4 दिन का ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हमने नतीजा निकाला कि हम वो जीते, ये हमने कहा।
अमेरिका की यूएस कांग्रेस रिपोर्ट है नवंबर 2025 की, आप देख लीजिए। उसमें ये लिखा हुआ है कि उस 4 दिन की लड़ाई के अंदर पाकिस्तान मिलिट्री ने इंडियन मिलिट्री से बेहतर काम किया। जो अमेरिका ने जो लिखा वो सारी दुनिया ने ध्यान से देखा, वेस्ट एशिया की कंट्रीज ने ध्यान से देखा। उसी का कारण था कि जो सऊदी अरेबिया, जिसके रिश्ते अच्छे थे पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ मिलिट्री जो उनका रिश्ता था वो 1970 से चल रहा है। पर पहली बार उन्होंने सितंबर 2025 में एक फॉर्मल डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया उनके साथ। वो इसलिए क्या, ये देखकर ऑपरेशन सिंदूर और जो अमेरिकन ने लिखा, ये देखिए ना आप, जो अमेरिकन ने लिखा, कि जब अमेरिका कोई चीज़ लिखता है तो वो दुनिया ध्यान से देखती है। हम देखते हैं जो हमारी सरकार बताती है। तो उसके कारण जो था उनको वहाँ रास्ता खुल गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये लड़ाई शुरू हो गई वेस्ट एशिया की। अब जो है, जो पाकिस्तान है, एक तो ये हो गया था कि कांग्रेस की रिपोर्ट आ गई थी, ऊपर से पाकिस्तान जो है मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान इकलौता मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो फिर अब पाकिस्तान की ज़्यादा से ज़्यादा वो हो गई कि हमको आपकी ज़रूरत है। आज जो मैं आपसे कह रहा हूँ मल्टीपोलर वर्ल्ड है, मतलब 3 बड़ी ताकतें हैं। पाकिस्तान इकलौता मुल्क है जिसके तीनों बड़ी ताकतों से रिश्ते अच्छे हैं। हमें इन बातों को सोचना है। वो चौधरी बना नहीं है, वो उसमें खुद भी कुछ काबिलियत थी कि वो नेटवर्क कर सका, कुछ उसमें खासियत थी जो लोगों ने देखी, और कुछ हमने भी ऑपरेशन सिंदूर में कंट्रीब्यूट किया। ये सच्चाई है। मगर ये आप जो बता रहे हो, मुझे एक भारतीय नागरिक होने के लिए उसको स्वीकार करना बड़ा मुश्किल जा रहा है। नहीं, देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, बात स्वीकार की नहीं है। अगर जब तक हम सच्चाई को नहीं देखेंगे, मिसाल के तौर पे सच्चाई ये है कि आज चीन बड़ी ताकत है, हम चीन के मुकाबले में नहीं हैं, हम कैसे तरक्की करेंगे? अच्छा, ये इजराइल जो है, हाँ, ये भी ये सारी लड़ाई का और अशांतता का एक कहीं ना कहीं वजह बना है। तो उनकी ये सारी जियो पॉलिटिक्स में उनकी क्या नीति, क्या है उनकी, क्या अहमियत है? देखिए, इजराइल की हमेशा नीति ये रही है कि हम ग्रेटर इजराइल बनाएं, और सिर्फ जो एक मुल्क उनके रास्ते में आ रहा है वो है ईरान। तो वो हमेशा यही देखते थे कि ईरान को किसी तरीके से हम ख़त्म करें। इसलिए उन्होंने उसमें ट्रंप को ले आए, ट्रंप को वर्गला दिया, बेवकूफ़ बनाया नेतन्याहू ने, ये कहकर कि अगर हम टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर देंगे ईरान की, जो कि 28 फरवरी को किया इन्होंने, दोनों ने मिल के किया, जब इन्होंने अग्रेशन करी, अटैक करी ईरान के ऊपर, तो उनको ये बताया कि जब ये टॉप लीडरशिप ख़त्म हो जाएगी, वैसे ही वहाँ पे बहुत अशांति है, क्योंकि वहाँ पर कई सैंक्शंस लगे हुए हैं, लोग खुश नहीं हैं सरकार से। तो जो आपने वेनेजुएला में किया था मुडोरो के साथ, वो आप यहाँ भी कर सकते हैं, तो फिर ईरान का भी तेल आपका हो जाएगा। अब ये जो है, ये ना तो कोई स्ट्रैटेजिस्ट है ट्रंप, ना ये दूर की सोच पाते हैं। ये देख रहे थे कि कहाँ मुझे डील बन जाए। ऐसा मत कहिए, हमारे मोदी जी के मित्र है वो। अब देखिए, वो दूसरी बात है। अब ये आपने 2 बातें जोड़ दी। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि जहाँ तक ट्रंप का ताल्लुक है, उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी इस लड़ाई में शामिल होके, क्योंकि नेतन्याहू का जो मकसद है वो बहुत ही अलग था। विश्व में पूरा बादल मंडरा रहे, अशांति के, युद्ध चल रहा है, तो भारत का दोस्त कौन है? कि भारत में कोई आपदा आए तो कौन दौड़ के आएगा, या भारत का जो तरक्की के लिए किसका हाथ पकड़ के दोनों देश चल सकते हैं, इससे कौन कौन दोस्त है? कोई नहीं है। आप बता दीजिए मुझे, कौन है, कौन आएगा, बता दीजिए मुझे। ये जो जेडी वैंस हैं, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, उन्होंने गुस्से में आके इजराइल के लिए कहा था कि आज इजराइल का कोई दोस्त नहीं है हमें छोड़ के, अमेरिका को छोड़ के। वो भूल गए कि उनका इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त इंडिया है। वो नेतन्याहू ने याद दिला दिया कि हमारा सबसे बड़ा दोस्त इंडिया है। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ ना, हमारी फॉरेन पॉलिसी देखिए, आज हमारे पास विश्व में 2 ऐसी बड़ी ताकतें हैं जो हमारी नेबर हैं, पर हमने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है तीसरी ताकत के साथ जोड़ी है, जो डिक्लाइनिंग पावर है और जो 12,000 किलोमीटर दूर है। अच्छा, ये तो एक जो बड़े शक्ति वाले लोग हैं उनकी, हमारे जो पड़ोसी हैं जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इनके साथ भारत के कैसे रिश्ते हैं? 2014 में हिंदुस्तान ने सार्क छोड़ दिया था।
सार्क छोड़ के हम बिम्स्टेक बना दी हमने जो बनी हुई थी, हमने कहा अब हम इसको मजबूत करेंगे। 2019 में जयशंकर बने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है मोदी सरकार की, अब वो हमने अमेरिका के साथ, इंडो पैसिफिक के साथ जोड़ दी है, अब हम वहाँ पर काम करेंगे। अब क्या हुआ है, ट्रंप ने ये बोला है कि वो जो इंडो पैसिफिक थी अब सिर्फ पैसिफिक रह गई है, हमें तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, वो भी ख़त्म कर दिया। यहाँ पर हमने 2014 से हम चुपचाप बैठ गए हैं, कुछ है ही नहीं हमारा काम। अच्छा, ये जियो पॉलिटिक्स और ये हाँ। सब, ये सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू, ये अमेरिका के साथ जो हमारा ट्रेड डील की जो वार्ता है, इसका क्या नतीजा होगा? इसका नतीजा बहुत सिंपल है कि हमने उनको ये बोला है कि हम आपसे 2030 तक $500 बिलियन का ट्रेड करेंगे, जिसमें एनर्जी होगी, हम आपसे तेल लेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर्स लेंगे, आपसे सारी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हम सब आपसे लेंगे, तय हो गया है। हमने उनके साथ 10 साल का और आगे डिफेंस का एग्रीमेंट कर लिया है, वो हमने अक्टूबर 2025 में किया था, जो 35 तक चलेगा। कहने का मतलब ये है कि हम जो है इतना बड़ा मुल्क और इतनी बड़ी 1.5 बिलियन पीपल के लोग, हम उनके रहमो करम पर हैं आज। आप मुझे ये बताइए, जितना ट्रंप ने खुलेआम हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती करी है, कभी ऐसा हुआ है? वो दर्दनाक, बहुत ही उसमें बुरा लगा। तो हम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि हमारा जो फ्यूचर है वो ब्रिक्स के साथ है, हमारा फ्यूचर ग्लोबल साउथ के साथ है, हमारा फ्यूचर चीन, रशिया, ईरान, इनके साथ है। आप देखिए ना हमने क्या किया है दोनों मुल्कों पर, चीन, पाकिस्तान आपके सामने है, हमने वहाँ पे फौजें लगा रखी हैं। हमारे जो अपने अंदर के हैं, साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ है, अभी आप रिसेंटली देख लीजिए, वो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं बांग्लादेश के, वो सबसे पहले चीन गए हैं बात कर ले। नेपाल के बने थे, वो सबसे पहले चीन गए, ओली बात कर ले। आप ये देखिएगा ना, इसको दिख तो रहा है सबको। ये आगे चल के क्या होगा, ये सवाल पूछने की एक भारतीय नागरिक होने के नाते मुझ में हिम्मत नहीं हो रही है। देखिए, जहाँ तक हमारी शक्ति का सवाल है, सेना की शक्ति है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जब से मोदी सरकार आई है, 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ। 2019 में हमने किया, जिसमें सरकार तो जीत गई 2019 का इलेक्शन, पर हमने अपनी एयरफोर्स की जो कमियां थी वो दुश्मन को बता दी। फिर ऑपरेशन सिंदूर में किसको फ़ायदा हुआ? पाकिस्तान को, कि हमें फ़ायदा हुआ? आप सोच लीजिए खुद, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? उसका कारण ये है कि लड़ाई के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप का काम होता है मिलिट्री लीडरशिप को सिर्फ ये बताना कि आप मिलिट्री के ज़रिए हमें ये हासिल करना है, अब कैसे करना है वो मिलिट्री तय करेगी। हमारे यहाँ क्या हुआ है, और जो सच्चाई है, मिसाल के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर में सरकार ने तय करा कि हम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे मारेंगे। सरकार ने तय करा कि आधे घंटे के बाद हम बोल देंगे पाकिस्तान को हमें सीज फायर चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बयान दिया है पार्लियामेंट में ये कि आधे घंटे में हमने सीज फायर मांग लिया। तो अगर आप मिलिट्री के मैटर्स, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल मैटर्स, आप चलाएंगे तो फिर मिलिट्री क्या करेगी? कहने का मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये देखिए, ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है आपकी तरह। मुझे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारा देश मजबूत हो। कौन नहीं चाहेगा कि मजबूत हो? इसलिए जो गलतियाँ हैं जो मुझे समझ में आती हैं, मैं उनको बोलता हूँ। अगर आपको ज़्यादा समझ आती है तो मुझे बता दीजिए, मैं सीख लूँगा। क्योंकि आज की लड़ाई हाइब्रिड लड़ाई है, हर जगह लड़ाई है। लड़ाई का मतलब? हाइब्रिड का होता है कि आज सिर्फ लड़ाई जो है वो सेना के मैदान में नहीं हो रही, टेररिज्म भी हो रही है और फेक न्यूज़ भी आ रही है, इंफॉर्मेशन वॉर हो रही है। जैसे कि इंफॉर्मेशन वॉर, हाँ, इंफॉर्मेशन वॉर, मिस इन्फॉर्मेशन। जैसे कि अब वो वीडियो बना लेते हैं जिसमें दिखा दिया कि साहब लीडर ये बोल रहा है, वो लीडर कभी बोला ही नहीं था, वो AI ले आया, उसमें लगा दी, या कोई बम्बार्डिंग हुई और पूरा उध्वस्त कर दिया, ये भी बोल दिया। तो कहने का मतलब ये है, आज लड़ाई जो है कई लेवल्स पर हो रही है। जब ये लड़ाई हर लेवल पे होती है उसको हाइब्रिड वॉर बोलते हैं। तो ये आज वो दूसरी लड़ाई है, इसलिए हर चीज़ से जुड़ गई है।
ये है। आपको काफी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जी बहुत सारे खरी खोटी भी सुनाते हैं, जी जी मगर समय के साथ आपने जो कहा है जी जी उसमें सच, आपके स्टेटमेंट जो सच ज्यादातर साबित हुए हैं। जी जी समय की कसौटी पे जी आपका गलत कोई स्टेटमेंट है ऐसा हम नहीं कह सकते। जी। पर इतना सारा क्रिटिसिज्म आप हाँ। जो देश की सुरक्षितता के लिए या हमारे भारत के निर्माण के लिए झेलते हो, उसका क्या कारण है? मैं देखिए, मैं सच में महसूस करता हूँ बहुत ज़्यादा अपने देश के गरीब लोगों के बारे में कि किस तरीके से इनकी जो है ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। और उसके साथ साथ मुझे लगता है अगर हम तरक्की करेंगे तो हमारी सिक्योरिटी भी ठीक होनी चाहिए, तो हमारी मिलिट्री जो है वो किस तरीके से बेहतर बने, जो अब हम बोलते हैं मॉडर्न वॉर। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैंने जो अखीरली किताब लिखी थी वो मॉडर्न वॉर पे लिखी है, द लास्ट वॉर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वॉरफेयर। उसमें मैंने कई वीडियोस भी किए हैं और मैं जानता हूँ हिंदुस्तान की फौज भी वो देख रही है, पर मेरे से बात नहीं करते। तो कोई बात नहीं, आप मत बात करिएगा। तो इसका किस हल की दिशा में हमने जाना चाहिए? तो आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को पूरा उल्टा कर लीजिए, आपकी फॉरेन पॉलिसी ठीक हो जाएगी। डिफेंस पॉलिसी के अंदर फौज को करने दीजिए काम, पॉलिटिकल उसमें हस्तक्षेप मत करिए। मैं बता तो रहा हूँ ना आपको कि अगर सरकार ये कह रही है कि आप सिर्फ टेररिस्ट पे मतलब एयरफोर्स का इस्तेमाल करेंगे और आधे घंटे में सीज फायर बोल देंगे। अब एयरफोर्स का इस्तेमाल तो नीट की एग्जाम के लिए भी करना पड़ा इस बार। अब वो तो दूसरी एक बात हो गई। वो तो ठीक कह रहे हैं आप। तो सारा इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करने की आवश्यकता। जी, मैंने साफ कहा है किताब के अंदर कि हम गलत लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। लड़ाई ये नहीं है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो हमें सही लड़ाई क्या है वो मैंने समझाई है कि चीन जो है बहुत बड़ी ताकत है मिलिट्री की, हमें उसको समझना है क्या क्या उसमें इश्यूज़ हैं, कैसे उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है लड़ाई में, वो क्या होती है। देखिए 2022 की जो किताब छपी थी शुरू में, वो मैंने 2021 में दे दी थी पब्लिशर को, और ये मैंने लिखी थी 2020 के एंड में। पब्लिशर एक साल लेते हैं जो अच्छे पब्लिशर्स होते हैं। कहने का मतलब ये है 2020 में तो यहाँ कोई बात भी नहीं कर रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। मैं सिर्फ आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप इंफॉर्मेशन में दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं और अगर आप इंटरेस्ट लें किसी सब्जेक्ट में, तो आपको बहुत इंफॉर्मेशन और सोचने का रास्ता मिल जाता है। चीन के साथ हमारी 62 की जो वॉर हुई थी, वो तवांग, बोमडिला, आसाम के तेजपुर तक आ चुके थे, मगर नेहरू जी ने जो उनके साथ निगोशिएट किया तो उतना 500 किलोमीटर फिर वापस चले गए और 50 साल तक हम शांति के साथ रहेंगे, इस प्रकार से उनका हमारी जो बातचीत हुई थी, वो भी हमारे लिए दोनों देशों के लिए एक माइलस्टोन है। तो चर्चा से बहुत सारी चीजें हल हो सकती है, ये हमारा इतिहास है। नहीं, डिस्कशन तो होनी चाहिए ना, हर सब्जेक्ट पे होनी चाहिए। किसी को दबाना और बोलना ये एंटी नेशनल है, ये है, ये, अरे साहब सब हिंदुस्तानी हैं, हम सभी हिंदुस्तानी हैं। तो सभी बात को हम, अगर हमें कुछ लगेगा, हमने कुछ सीखा है, तो उसके हमें आज़ादी होनी चाहिए बोलने की कि हाँ साहब ये बात